हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मालिकास लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर नहीं किए हैं बेटा तो जल्दी 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 करिए, क्योंकि बहुत आपके पास टाइम कम है। सबसे अच्छी चीज़ कि 30% आपके सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है, डिडक्ट किया गया है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैप्टर्स अगर हटाए गए हैं तो कम चैप्टर्स रखे गए। बहुत सारे चैप्टर्स और भी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, एंड अगर अब से पढ़ना आप लोगों ने नहीं शुरू किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। एना फ्रैंक को कौन नहीं जानता होगा? ईच एंड एवरी वन नोज अबाउट हर। जैसे ही एना फ्रैंक का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड एक और चीज़ है एना फ्रैंक के साथ कि जितने भी विक्टिम्स रहे हैं बेटा वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जिन लोगों की स्टोरीज़ आज भी हम पढ़ते हैं, जिनकी स्टोरीज़ पढ़ के आज भी हम इंस्पायर होते हैं, उनमें एना फ्रैंक शुमार है। और कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी ज़िंदा रहे अपनी कहानी बताने के लिए। लेकिन एना फ्रैंक एक ऐसी रही है विक्टिम जिन्होंने जिनकी स्टोरी हमें पता चली उनकी डायरी से। हम उनसे रूबरू नहीं हो पाए। बहुत ही लिटिल एज में उनकी डेथ हो गई, एंड बिकॉज ऑफ टाइफस। बट लकी वी आर कि हमें उनकी कहानी को जानने का मौका मिला। सो पढ़ने के दौरान पता चलेगा कि किस तरह की वो पर्सनालिटी रही हैं। बेटा आप लोग की 10th क्लास में पहले नॉवेल्स हुआ करती थी। 2 ऑप्शंस हुआ करते थे आपके पास, या तो आपको एना फ्रैंक की स्टोरी पढ़नी है या तो हेलन केलर की स्टोरी पढ़नी है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, दोनों ही इतने इंस्पायरिंग पर्सनालिटी रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में कि आप जब उनकी कहानियों को पढ़ते हो तो दैट टाइम यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वी आर स्टिल कंप्लेनिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग। एंड उनके पास कुछ ना होते हुए भी दे वर द हीरो। मतलब उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से टैकल किया, किस तरीके से अपना स्टेट ऑफ माइंड जो था उसको लूज़ नहीं होने दिया, इंटैक्ट रखा, उस चीज़ से उनकी कहानियों से हमें सीखने को मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली नॉवेल्स हटा दिए गए हैं और आप लोग को नॉवेल नहीं पढ़ना। आई नो आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे कि थैंक गॉड यार कुछ तो कम हुआ। बट ट्रस्ट मी बेटा, जब आप बड़े होगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारे स्कूल में और भी ज़्यादा पढ़ाया गया होता, हमें ज़्यादा नॉलेज दी गई रहती तो हम और भी बेहतर अच्छा कर पाते। सो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। आप लोग आने वाले समय में डेफिनेटली, अगर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो आने वाले समय में बेटा आप ज़रूर पढ़िएगा हेलन केलर की स्टोरी को भी एंड एना फ्रैंक की स्टोरी को भी। और जो आपकी नॉवेल थी उसी का, जो नहीं है, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक नॉवेल है एंड थोड़ी मोटी है। एंड उसमें जो भी उस बुक में कुछ भी नॉन फिक्शन नहीं है, सॉरी कुछ भी फिक्शन नहीं है, सब नॉन फिक्शन है, सब रियलिटी है, सभी फैक्ट हैं। जो किसके द्वारा लिखा गया है? खुद एना फ्रैंक के द्वारा। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा था और उनके फादर, उनकी पूरी फैमिली में से वर्ल्ड वॉर सेकेंड को, कंसंट्रेशन कैंप में जो भी हुआ एंड हॉलोकॉस्ट को कौन सर्वाइव कर पाया? सिर्फ उनके फादर। एंड जब उनके फादर लौट के बच के आए तो उन्हें पता चला कि उनकी सेक्रेटरी ने एना फ्रैंक की डायरी अपने पास सेफली रखी थी एंड उन्हीं के फादर ने अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश कराया था। सो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं खुद एना फ्रैंक ने लिखी है। सो चलो टाइम बिना वेस्ट किए स्टोरी को पढ़ते हैं। छोटा सा एक्सर्प्ट है, आपको इसमें कोई झलक नहीं दिखेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, या एना फ्रैंक ने कैसे सरवाइव किया था। ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, इसमें बस इतना बताया गया कि एना फ्रैंक का क्या पर्सनालिटी था, वो स्कूल में कैसी थी, उनका नेचर कैसा था, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था। सो बहुत डिटेल नहीं दिया गया है, छोटा सा पार्ट है। देखते हैं क्या है। पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बेटा हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। एना फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनालिस मैरी एना फ्रैंक, 12 जून 1929, फरवरी या मार्च, कंफर्म नहीं है,
सॉरी फेब में उनका जन्म हुआ था एंड मार्च 1945 में उनका डेथ हुआ था। कुछ लोग बेटा मानते हैं कि मार्च में हुआ था एंड कुछ लोग मानते हैं कि फेब में हुआ था। सो कंफर्म नहीं है किसी को भी कि ओके थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ दिया। 12 जून 1929 को उनका बर्थ हुआ था एंड 1945 फेब या मार्च में उनका डेथ हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल ये बिलीव करते हैं कि उनका मार्च में नहीं, उनका फेब में डेथ हुआ था, बट थोड़े से सेक्शन वाले लोग ये बिलीव करते हैं कि मार्च में हुआ था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उनके डेथ के मंथ को लेकर, बट इन दोनों में से ही कोई है। वो द जर्मन थी वो एंड जुडिज्म कल्चर से रिलीजन से बिलोंग करती थी। बेटा जहाँ तक आप लोगों को अगर पता नहीं है थोड़ा बहुत प्रायर हिस्ट्री, तो मैं बता दूँ कि हिटलर जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब एक रूल करना शुरू किया, उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, तो सबसे गलत चीज़ जो उन्होंने अपने दिमाग में बैठाई थी वो ये चीज़ थी कि जितने भी ज्यूज़ हैं उन सबको मारना है। क्योंकि वो बिलीव किया करते थे, दो नोशंस हैं, अलग अलग तरह के नोशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो एक पूरे रिलीजन से नफरत किया करते थे एंड उनको कम्प्लीटली वाइप आउट करना चाहते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि ये जो रिलीजन है, ये जो रिलीजन के लोग हैं वो इस दुनिया में डिज़र्व नहीं करते हैं सर्वाइव करना। एंड दूसरा जो नोशन है, दूसरा जो एक परसेप्शन है कुछ फिलोसोफर का, कुछ राइटर का, वो ये है कि जो हिटलर थे उनके जो स्टेप फादर थे जो उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे, वो एक ज्यूज थे। सो कहीं ना कहीं वो गुस्सा था अपने फादर के प्रति जो उन्होंने बाकी सारे ज्यूज पे निकाला। तो मुझे नहीं लगता कि फादर का कोई इशू होगा, या कहते हैं ना कि मुझे तो लगता है कि सन की यार ही वॉज अ वेरी हॉरेबल पर्सन। आप कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करो ना, बुरे से बुरा, आप फिर भी मतलब ना उससे भी वो नीचे ही लेवल पे आएंगे जो हिटलर है। सो आप जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हो, किस तरीके से उन्होंने कितने लाखों लोगों को मारा जस्ट बिकॉज कि वो एक रिलीजन से बिलोंग करते थे। जैसे कि हमने नेल्सन मंडेला में पढ़ा था कि सिर्फ एक स्किन के बेसिस पे लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। सिमिलरली सिर्फ वो एक रिलीजन से बिलोंग करते थे, दैट इज कॉल्ड जुडिज्म, ज्यूज कहा जाता है उनको, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन उनको मारा गया एंड इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया था। एक कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। एंड अगर आप डीपली अगर नॉलेज गेन करना चाहते हो तो जस्ट गूगल आउट बेटा कि किस तरीके से गैस चैम्बर्स हुआ करते थे, उन्हें अंदर डालकर जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। बच्चे जो थे जो काम नहीं कर पाते थे उनको मार दिया जाता था। जो बूढ़े थे या जिनको थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती थी उनको गैस चैम्बर में जाके जला दिया जाता था, और बाकी जिनको जिंदा रखा जाता था उन्हें 24 घंटे काम कराया जाता था, और हर 2 दिन पे उन्हें बस एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा, वो भी बासी सा मिला करता था। सो बहुत बुरी कंडीशन थी। बहुत डीपली नहीं जाएंगे। अगर आप लोग क्यूरियस हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने के लिए, उस टाइम पे क्या हाल था, किस तरीके से हिटलर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, एंड किस तरीके से कुछ साल तक उसने एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के लोगों पर इतना जुल्म ढाया कि रेसिज्म के बाद जो भी ब्लैक पीपल के साथ हुआ, उसके बाद जो वर्स्ट एक इंसिडेंट हुआ था वो ज्यूज़ के साथ हुआ था, जो आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। सो एना फ्रैंक भी ज्यूज़ थी। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया होगा, उनकी फैमिली ने सर्वाइव किया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। Jews थी who wrote while in hiding with a family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। अब जहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि जब जो हिटलर के एक आर्मी का अटैक हुआ, ठीक है, कहाँ पर अटैक हुआ था, नीदरलैंड, ठीक है, सॉरी उन्होंने पोलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये लोगों ने क्या किया था कि एम्स्टर्डम में छुप कर बैठे हुए थे, एंड उनकी पूरी फैमिली वो कहाँ पर छुपी थी, उनके फादर के ऑफिस में। एंड कुछ टाइम तक वो लोग वहीं पे छुपे रहे, कई महीनों तक छुपे रहे,
अब आप इमेजिन कर सकते हो बेटा कि कितना मुश्किल रहा होगा एक छोटे से कमरे में छुप के बैठना, एक ऐसी बच्ची के लिए, 13 ईयर्स ओल्ड बच्ची के लिए, जिस एज में आप बाहर जाते हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, मस्ती करते हो। उस एज में एना फ्रैंक ने क्या देखा था, वॉर की रियलिटी को महसूस किया था। सो एक बहुत ही बिग डील था उनके लिए, एंड उन्होंने तब जाके स्टोरी लिखना शुरू किया था अपनी लाइफ की। उससे पहले उनके पास डायरी थी, उन्होंने लिखना शुरू किया था, बट उस डायरी में लिखते 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 वो टाइम आ गया, तुरंत टाइम आ गया कि जब उन्हें एम्स्टर्डम जाना पड़ा छुपने के लिए, सो दैट कि उनकी फैमिली को और उनको कंसंट्रेशन कैंप ना भेजा जाए और वहाँ पे जाके ना मारा जाए। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands. And उसके बाद क्या हुआ कि उनकी फैमिली जो थी वो एम्स्टर्डम में शिफ्ट हुई जब नाजीज आर्मी थी हिटलर की, जब उन्होंने क्या किया, पावर गेन किया जर्मनी में, बट फिर भी वो ट्रैप हो गए क्योंकि नाजीज जो थे, जो उनका ऑक्यूपेशन था, जो उनकी आर्मी थी, वो ऐसा नहीं था ना कि पर्टिकुलरली सिटी तक रुक रही थी, वो कवर कर रहे थे सारा एरिया। तो वो लोग ट्रैप्ड हो चुके थे नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूज पॉपुलेशन इंक्रीज। परसिक्यूशंस मतलब कि जिस तरह से ज्यूज लोगों को मारा जा रहा था, कंटिन्यू उनको कत्ल किया जा रहा था, उनकी जो पॉपुलेशन थी मारने की वो इंक्रीज हो रही थी। द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन अ फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। 1942 जुलाई में उनकी फैमिली जो थी वो एक रूम में जाकर छुपी हुई थी, जो रूम क्या था, उनके फादर ओटो फ्रैंक का ऑफिस बिल्डिंग था। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, ओ गॉड, 2 साल, सॉरी महीना मैंने बोला था गलती से, 2 साल वो एक रूम में बंद रहें, छुपे रहें इस डर से कि उनको बाहर ना भेजा जाए। इवन भी अगर हम ट्राई भी करें ना बेटा, तब पर भी हम उनके प्लाइट को, उनकी प्रॉब्लम्स को, किस तरह का उनका स्टेट रहा होगा, किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया होगा वो 2 साल, हम कोशिश भी करें तो हम 1% भी नहीं समझ सकते कि उस टाइम की कंडीशन क्या रही होगी। बहुत सारी मूवीज़ है बच्चा, अगर आप लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत मन नहीं करता, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें आप लोगों को ग्लिम्सेस दिखेंगे उस टाइम के, किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, किस तरीके से मारा जाता था ज्यूज़ लोगों को बाय नाजी आर्मी ऑक्यूपेशन। ओके, तो आप देख सकते हो। सो 2 साल छुपने के बाद क्या हुआ, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर मॉर्गट फ्रैंक। अब क्या हुआ कि 2 साल के छुपने के बाद बिट्रे कौन करता है बेटा, धोखा कौन देता है, कभी भी पराये नहीं धोखा देते, हमारे अपने ही धोखा देते हैं। तो ओटो फ्रैंक के ही जानने वाले लोगों ने नाजीज को बता दिया, हिटलर की आर्मी को बता दिया कि यहाँ पे लोग छुपे हुए हैं। तो 2 साल बाद उनकी पूरी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप लाया गया, एंड कुछ महीने बाद ही मार्गट, उनकी जो सिस्टर थी, वो टाइफस से इस इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जिसकी वजह से उनकी बहन की डेथ हुई थी। आपको पता है ना कितनी बुरी तरीके से रखा जाता होगा, उनके बहुत सारे डिजीज़ेज होते थे वहाँ पर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस इस तरह से अगर कोई भी मरता था तो बस उसे डिस्पोज कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था कहीं पर, प्रॉपरली आपको वो फ्यूनरी वाला प्रोसेशन भी नहीं करने को मिलता था, सो बस ऐसे फेंक दिया जाता था। तो मार्गरेट के मरने के बाद कुछ टाइम बाद वो भी इन्फेक्टेड हो गई टाइफस से और उनकी भी डेथ हो गई। ओके, हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। उनकी फैमिली में सभी मर चुके थे कंसंट्रेशन कैंप में, सिर्फ उनके फादर जो थे वो सर्वाइव कर पाए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। वॉर खत्म होने के बाद वो एम्स्टर्डम जब वापस आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। उन्हें क्या पता चला कि उनकी जो डायरी थी एना फ्रैंक की, उसे बचा लिया गया है और उसे बहुत ही सेफली रखा गया था। कन्विंस्ड दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट published in English under the name The Diary of a Young Girl. And उन्होंने जब डायरी पढ़ी तो उन्हें ऐसा लगा कि लोगों तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए, एक ऐसी बच्ची की जो एकदम जिंदा दिल हुआ करती थी। आप जब स्टोरी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल हमारे जैसी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी और ज़िंदगी को अच्छे से जिया करती थी, मस्ती किया करती थी, बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी और
इस टाइप के अगर बच्चे, एंड इंट्रोवर्ट थी, नो डाउट इंट्रोवर्ट थी, तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा अपने दिल में बातों को रखते हैं, जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, मस्ती करते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो एक्चुअल में उनके माइंड में चलता रहता है वो किसी को नहीं बताते। सो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थी, इसलिए वो डायरी लिखा करती थी। तो डायरी पढ़ने के बाद उनके फादर को रियलाइज़ हुआ कि ये स्टोरी वर्ल्ड को पता चलनी चाहिए, और उन्होंने पब्लिश कराया, और नाम क्या दिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। The diary was given to Anna Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. ये जो डायरी थी बेटा, वो एना फ्रैंक को कब मिली थी, जब वो 13 ईयर्स की थी। वो भी उनके बर्थडे पे किसने दिया था, उनकी सॉरी इधर तो कुछ मेंशन नहीं है कि किसने दिया था, उनकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने दिया होगा। एंड क्रॉनिकल्स मतलब कि इवेंट्स है सिस्टमेटिक वाइज कि अच्छा इस डेट से, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन उनके लाइफ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन इस डायरी में है। सो डेट कहाँ से शुरू हुई है, फर्स्ट एंट्री जो थी उस डायरी में वो कौन सी डेट की थी, 12 जून 1942, मतलब उनके सॉरी बर्थडे कब था यार उनका, जस्ट वेट ए मिनट, हाँ 12 जून। तो अपने बर्थडे के दिन की उन्होंने एंट्री डाली थी, एंड कब तक उन्होंने डायरी लिखी थी, 1 अगस्त 1944। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, एंड वो कुछ सॉरी डेथ नहीं हो गई, बल्कि तब तक 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, और किसी अपनों ने उनको बिट्रे कर दिया, उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। तो जो डायरी थी वो उसी ऑफिस में छूट गई, एंड जो कंसंट्रेशन कैंप में हुआ एक्चुअली में वो किसी को नहीं पता कि एना फ्रैंक के साथ क्या हुआ था। बट हाँ, जब तक वो वॉर चल रहा था, किस तरह की चीज़ें थीं, किस तरह से वो सरवाइव कर पाई उस अकेले रूम में अपनी फैमिली के साथ, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस डायरी में मेंशन की है। तो इस स्टोरी में बेटा सब कुछ नहीं पता चल पाएगा, बस एक छोटा सा झलक है उनके बचपन का, उनके स्कूल टाइम का, उनका रिलेशनशिप कैसा था उनके टीचर्स के साथ, उनका रिलेशनशिप कैसा था अपनी डायरी के साथ, उनका रिलेशनशिप कैसा था अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो वाकई में एना फ्रैंक के बारे में, सो जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर नॉवल। कंप्लीट पहले 12th 10th कंप्लीट कर लो, जब आप फ्री टाइम में रहोगे तो बुक्स अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, आप जाके आराम से बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी वो बुक। एंड प्लीज़ बेटा यू मस्ट रीड दैट पर्टिकुलर नॉलेज, आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। सो वे वाज आई, अनट्रांसलेट किया गया था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। एंड एक्चुअली में जो लैंग्वेज थी वो डच लैंग्वेज थी, डच लैंग्वेज में लिखा था एना फ्रैंक ने। बट जो पब्लिश जब हुआ तो इतनी लैंग्वेजेस में उनको पब्लिश किया गया कि वो पूरी दुनिया की वो किताब बन पाई जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, सबसे ज़्यादा उन किताबों में शुमार हुआ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी, ट्रस्ट मी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ अपनी लाइफ में, मोस्ट ऑफ द पर्सन 99.9% पर्सन एक्चुअली नो अबाउट एना फ्रैंक, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में, वेदर उनके सिलेबस में था या नहीं था, बट सभी जानते हैं एना फ्रैंक को। ओके, there have also been several films, televisions, theatrical productions, even an opera based on the diary. मतलब हर तरीके से उसको कोशिश की गई प्रेजेंट करने की, मूवीज़ बने, सीरियल्स बने, थिएटर्स किए गए, ओपेरा। आपने कोई ओपेरा मतलब बेटा कि नहीं, कभी कभी आप लोग देखते हो कि कोई सिंगिंग एक सिनेरियो है, गाना वाना चल रहा है, बट किसी स्टोरी को आप बहुत ही लाउडली वर्ड्स में गाओ, मतलब कि पोएटिक फॉर्म हो एंड उसको बहुत ही लाउडली अगर गाया जाए तो उसको बोलते हैं ओपेरा। तो हर तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये स्टोरी जो है जिसने भी पढ़ा है उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ओके, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, सो है तो उनकी एज 13, 14, 15 जब तक कि उन्होंने डायरी लिखा, बट उनकी स्टोरी पढ़ के ऐसा लगता था ना कि किसी एक मैच्योर इंसान ने लिखा है इस स्टोरी को, एंड हमें जानने का मौका मिला उस ग्रेट माइंड को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. जब हम डायरी को पढ़ते हैं बेटा, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ जब नाजी ऑक्यूपेशन, जब किस तरीके से हिटलर की आर्मी रूल कर रही थी, कब्जा कर रही थी एंड रुक नहीं रही थी एंड एक्सप्लॉयटेशन पे एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, उस टाइम पे जो उस टाइम के जो कॉमन पीपल थे वो किस तरह से सरवाइव कर रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह की कंडीशन थी, कितना डर का माहौल था, इस डायरी से हमें चीज़ें पता चलती हैं। वो भी डे टू डे, मतलब कि एना फ्रैंक ने हर दिन अपनी डायरी का कुछ ना कुछ अपने दिन का कुछ ना कुछ पार्ट उस डायरी में लिखा है। सो जिससे पता चल रहा है कि हर दिन जो डर का माहौल था वो कितना इंक्रीज़ हो रहा था जब नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजी जो आर्मी थी वो रूल कर रही थी एंड एक्सप्लॉइट कर रही थी। एंड नो डाउट जो एना फ्रैंक हैं वो सबसे पॉपुलर रही हैं विक्टिम्स में। हॉलोकॉस्ट पे था मतलब कि एक लार्जर स्केल पे डिस्ट्रक्शन होना। सो नो डाउट आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, आप एटम बॉम्ब, नागासाकी, हिरोशिमा पे गिरा देना एंड इस तरह की जो चीज़ें हुई, कम्प्लीटली वाइप आउट कर देना एक जनरेशन को, एक रिलीजन या एक कम्युनिटी को कम्प्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश करना, इससे हॉरेबल कुछ नहीं हो सकता है। सो सबसे ज़्यादा जो हॉलोकॉस्ट के विक्टिम रहे हैं उनमें से ये जो रही हैं वो मोस्ट पॉपुलर विक्टिम रही हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कि आप लोगों के 10th सिलेबस में भी इनकी स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। इवन नॉवल भी थी जिसमें आप पूरी स्टोरी पढ़ते फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल एंड, बट CBSE ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग इतना ज़्यादा सिलेबस हैंडल नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द रीज़न दैट कि उन्होंने कोविड से पहले ही लास्ट ईयर ही उन्होंने क्या किया कि उस नॉवल के पोर्शन को डिडक्ट कर दिया। सो आई जस्ट होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा एना फ्रैंक के बारे में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे से वो बिलोंग करती हैं। एंड एट द एज ऑफ 13 उनको वो डायरी मिली एंड उन्होंने लिखना शुरू किया। एंड उसके तुरंत बाद ही उनको एम्स्टर्डम शिफ्ट होना पड़ा, हाइड करना पड़ा खुद को और उनकी फैमिली को, सो दैट कि वो कंसंट्रेशन कैंप, वो कैंप जहाँ पे लोगों को ले जाकर एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, उन्हें जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट दिया जाता था और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पे। सेक्सुअली अब्यूज्ड होते थे वहाँ पे जो लेडीज़ एंड वुमेन या छोटे से बच्चे, अंडर एज जो बच्चे हुआ करते थे, उनको सेक्सुअली अब्यूज्ड किया जाता था बाय नाजी आर्मी। सो किस तरह की जो कंडीशन थी उस बीच में, एक बच्ची इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचती है, क्या फील करती है, चलिए पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ आएगी नहीं मतलब कि हम बस उनके बिफोर जो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर, एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 1942 में 1942 ना, जस्ट वेट अ मिनट, डेथ कब हुई थी उनकी? 1945। सो 1942 में उन्होंने लिखना शुरू किया था एंड 1944 तक लिखा था उन्होंने, स्टार्टिंग तक, 1945 के एंड में। चलो ठीक है, 2 साल का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा एंड इन 2 सालों में अभी वो कंसंट्रेशन कैंप नहीं गई है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम पता चले, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी बेटा कि आपको बहुत ही लिमिटेड वे में बता पाना, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट वर्ल्ड वॉर, अबाउट हिटलर, अबाउट नाजी ऑक्यूपेशन, अबाउट कंसंट्रेशन कैंप, अबाउट हॉलोकॉस्ट, गैस चैम्बर। मैंने बहुत पढ़ा है। आई हैव डन माई मास्टर्स एंड मास्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही डीप पर लेवल में जाके पढ़ते हो। सो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि क्लास 10th के बच्चों को उतना डीपली ना बता पाना, पर कंट्रोल करते करते भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया आप लोगों को। बट ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी में फोकस करिए एंड बस याद रखिएगा कि एटलीस्ट यू डू हैव अ नॉलेज अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एटलीस्ट आपको पता है कि एक नाजी ऑक्यूपेशन था, आर्मी थी और किस तरह से एक्सप्लॉइट करती थी एक ऐसे सेक्शन को जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते थे। दैट्स इट, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है।
So let's start the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in musings of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. अब यहाँ पे ये एना फ्रैंक की लाइन है, उनकी ज़ुबानी लिखी गई है, ये कोई ऑथर ने नहीं लिखा है, ये किसी ऐसे ऑथर के ज़रिए एना फ्रैंक की स्टोरी नहीं लिखी गई है, बल्कि ये ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी मतलब कि किसी इंसान ने खुद अपनी स्टोरी लिखी है, तो ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे ना. तो एना फ्रैंक आपसे खुद बात कर रही हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा ज़रिया नहीं. सो डायरी में सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आती है वो क्या आती है कि पहले तो उनका थॉट क्या था डायरी लिखने का कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मतलब नॉर्मली अजीब सा लगता है ना डायरी स्टार्ट करना, अपनी स्टोरी के बारे में लिखना. तो एना फ्रैंक बोलती थी कि डायरी लिखना थोड़ा सा स्ट्रेंज है, वो भी मेरे जैसे इंसान के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. एक तो मतलब मैंने कभी मतलब कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा किया नहीं है, बहुत पहले मैंने कभी भी डायरी नहीं लिखी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ. और एक और चीज़ है कि यार ना मैं और ना कोई भी इंसान, नीदर आई नॉर एनीवन, जो इंटरेस्ट लेगा कि एक 13 साल की बच्ची अपने विचार, म्यूजिंग मतलब बेटा अपने जो इनर थॉट्स होते हैं उसे म्यूजिंग्स कहते हैं. सो कौन इंटरेस्ट लेगा यार पढ़ने में? 13 साल की बच्ची की डायरी कौन पढ़ेगा? आपके पास 13 साल की बच्ची की डायरी पड़ी हुई है तो आपको लगेगा कि अरे यार कुछ बचकाना ही लिखा होगा उसने, अपने सपने लिखे होंगे, हीरो से मिलना है ये लिखा होगा, उसको चॉकलेट चाहिए, टेडी बियर चाहिए ये लिखा होगा. सो एना फ्रैंक को लगता था कि 13 साल की बच्ची का डायरी कौन पढ़ेगा. अगर इन केस अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो अगर उसे पता चलेगा कि 13 साल की बच्ची ने लिखा है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द आयरनी. आयरनी मतलब बेटा कि आप जो सोचते हो ना बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है. एना फ्रैंक ने कभी सोचा था क्या कि जो 13 साल की बच्ची ये सोच रही है कि उनकी डायरी कौन पढ़ेगा, आज के टाइम में उनकी डायरी जो है, उनकी जो कहानी है वो पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी दुनिया. आने वाले पिछले वाले समय भी लोगों ने पढ़ा, अभी भी लोग पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लोग पढ़ेंगे. सो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो डायरी है, वो सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया पढ़ेगी. कोई एक सिंगल पर्सन जो नहीं होगा जो मिस आउट करेगा इस स्टोरी को. एक और चीज़ है फील लाइक राइटिंग. चलो कोई बात नहीं, कोई पढ़े ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है लिखने का तो इसलिए मैं लिखूंगी. क्योंकि मेरे ना यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ हुआ है बेटा कि गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. यहाँ पर मतलब कि इतनी अंदर दिल में उनकी बातें हैं ना कि वो अपने आप को होता ना कि ओवरवेलमिंग फील कर रही हैं, अंदर ही अंदर बातों को दबा रही हैं, एंड अब वो लाइट फील करना चाहती हैं. तो जब भी हम किसी से कुछ शेयर करते हैं तो बहुत लाइट फील करते हैं ना, तो उनके पास कोई है नहीं, इसीलिए वो डायरी को बताकर लाइट फील करना चाहती हैं. तो ऑफ माई चेस्ट मतलब कि अपने दिल से बातों को निकाल कर कहीं लिखना या किसी को बताना. सो इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं डायरी लिखूंगी. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एक दिन क्या हुआ था कि जब एना फ्रैंक जो थी वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, कोई था नहीं, थोड़ा सा लिटिल डिप्रेस थी, थोड़ा उदास थी वो, एंड उनके पास कुछ करने को नहीं था, वो बाहर भी नहीं जा सकती थी. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा थॉट सोचा. वो क्या सोचा कि लोगों से ज़्यादा ना पेपर जो होता है उसके अंदर सब्र होता है. अगर मैं लोगों से बात करना चाहूँ तो मे बी वो डिपेंड करता है ना, वो सुने ना सुने, या अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो 10 मिनट में ही बोर होना शुरू कर दें, या मन में सोचने लगे कि अरे यार कब बात बंद करेगी, या उतने पेशेंटली वो बैठ के सुन ना पाए. लेकिन जो पेपर होता है उसके अंदर इतना सब्र होता है कि अगर हम घंटों भी उससे बातें करें तो बिना अपने पेशेंस को लूज़ किए हमारी बातों को सुनता है. सो ब्यूटिफुल ना. एट द एज ऑफ 13 कितनी डीप थॉट रखा करती थी एना फ्रैंक. एंड इससे पता चलता है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि
क्यों बोला था एना फ्रैंक ने कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि शी डिड नॉट हैव एनी वन जिससे वो शेयर कर पाए। दूसरी चीज़, वो अगर है भी कोई लोग तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो लोग हैं वो उतनी ध्यान से उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, इतनी पेशेंटली उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया तो उन्होंने ये फील किया कि जो उनका पेपर है वो बहुत शांति से, बिना आवाज़ निकाले, बहुत ही सब्र के साथ उनकी बातों को सुन रहा है। तो उन्होंने ये फील किया कि पेपर के पास ज़्यादा सब्र है, इंसान के पास कम। ऐसा नहीं लगता कि हमें भी ये चीज़ पता है? अगर हम लोगों को अपनी कहानियाँ बताने जाएं तो शायद इक्का दुक्का ही लोग मिलेंगे जो थोड़ी बहुत सुन लेंगे हमारी बातों को, अदरवाइज़ नो, मतलब किसी के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। या ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास किसी के लिए टाइम है। अगर हमें भी कोई स्टोरी बताने के लिए आएगा तो वो डिपेंड करता है हमारे मूड पे कि हम सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। सामने वाला अगर परेशान है तो हम सुन भी लेंगे, लेकिन उतने पेशेंटली नहीं, उतने सब्र के साथ नहीं जितना कि एक पेपर सुनेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने ये लाइन बोली है। ओके, आई फाइनली स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने जब ये थॉट उनको आया, कब थॉट आया? जब वो ब्रूडिंग मतलब बेटा ना कि कोई ऐसा थॉट जो आप बहुत कंटिन्यू सोच रहे हो और उस थॉट की वजह से, उस विचार की वजह से आप या तो बहुत अपसेट होने लगे हो या वरी करने लगे हो या अफ्रेड होने लगे हो। सो ब्रूडिंग उसको कहते हैं। सो जितना वो सोच रही थी उतना वो अपसेट हो रही थी, एंड जब वो अपसेट हो रही थी तो उनको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, पेपर के पास ज़्यादा सब्र है, इंसान के पास कम। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-packed notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब वो क्या डिसाइड करती हैं कि यार अब तो मेरे पास एक डायरी है, स्टिफ बैग मतलब कि बाइंडिंग की गई वो डायरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो आज हमारे पास डायरी है, मेरे पास डायरी और उसमें मैं लिखती हूँ। वैसे तो मैं किसी को पढ़ना अलाउ नहीं करूँगी, मेरी जो थॉट्स हैं जो मैं डायरी में लिख रही हूँ, एंड वो डायरी बहुत ही पेशेंटली सब्र के साथ मेरी बातों को सुन रही है। बट अगर कोई पढ़ना भी चाहेगा तो वही इंसान पढ़ेगा मेरा डायरी को जो मेरे दिल के बहुत करीब होगा, जो मेरा रियल फ्रेंड होगा, वाकई में मेरा जेन्युइन फ्रेंड होगा, जो कि मतलब मे बी द चांसेस बहुत कम है ऐसे पॉसिबिलिटी के, बट अगर एक्चुअल में हुआ तो वही सिर्फ मेरी डायरी को पढ़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। चलो अब सबसे पहली जो थॉट थी वो क्या दिमाग में आई थी कि मुझे डायरी रखनी है क्योंकि मेरे पास फ्रेंड नहीं है। डायरी से ही शुरू हुआ था ना कि राइटिंग डायरी उनके लिए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीलिंग था, बट उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्यों लिखना शुरुआत की डायरी में, क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन ह्यूमंस। सो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो पक्का अब डायरी लिखनी है। फिर वो बैक टू वही थॉट पर आती हैं कि चलो यार डायरी लिखनी है, और डायरी जो है इसलिए लिखनी है क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? बहुत डीपली इट्स क्वाइट टफ फॉर मी कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ बेटा ना तो थोड़ा मैं डीप चली जाती हूँ या उस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ कि आपको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरह से समझ नहीं आ रहा है, सो सॉरी टू से, बट दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी। मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, बट नॉलेज परसेप्शन से बहुत ही बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। Okay, let me put it more clearly since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I'm not. चलो मैं बहुत ही क्लियरली रख लेती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बिलीव तो वैसे नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची इस दुनिया में अकेले होगी क्या? कोई तो होगा यार, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली। हाँ, अब वो एक्सेप्ट करती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास फैमिली नहीं है। आई एम नॉट मतलब कि मैं अलोन नहीं हूँ, मेरे पास भी फैमिली है एंड बहुत ही लविंग फैमिली है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे पास बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता हैं और 16-year-old बहन भी है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। एंड इतना ही नहीं, 30 लोगों को ऐसे मैं लोगों को जानती हूँ जिसको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली है, लविंग आंट्स एंड गुड होम।
रिलेटिव्स हैं, अच्छा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। डोंट यू थिंक सो कि हमारे पास सब होते हुए भी हमारे पास एक इंसान ऐसा नहीं होता जो हमें समझ पाए। पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से हम प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट वो एक डिस्टेंस वाला होता है ना, कि शायद ही कुछ ही बच्चे होते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में। बट दिस इज़ द रियलिटी। हम सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं। तो हमेशा हमें एक ट्रू फ्रेंड चाहिए होता है, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और बहुत वो लोग लकी होते हैं जिनके पास बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे वो सारी बातें बोल पाते हैं। लेकिन एना फ्रैंक के पास बेस्ट फ्रेंड नहीं था। उनके पास सब कुछ था सरफेस लेवल पे। अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि यार मतलब व्हाट अ लाइफ, सब कुछ तो है। लेकिन उनके पास एक इंसान की कमी थी, और वो थी बेस्ट फ्रेंड की। एंड बेस्ट फ्रेंड क्या करते हैं, उन्हें दिल से समझते हैं। एंड जो उनके इनर थॉट्स थे उनको समझने वाला कोई नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। अगर जो मेरे 30 फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कुछ सोचती थी उन फ्रेंड्स के बारे में, तो सिर्फ मेरे दिमाग में आता था चलो यार मस्ती करनी है उनके साथ। ऐसा नहीं था कि मुझे डीप टू डीप एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म करना है, नहीं। अगर वैसे फ्रेंड्स हैं तो सिर्फ मैं मस्ती करना पसंद करूँगी, प्रेफर करूँगी। एंड 13 ईयर्स ओल्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या सोचते हैं, 13 साल का बच्चा ही तो है यार, क्या दिमाग में चलता होगा, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में। बट सभी एज में उनकी प्रॉब्लम्स जो होती है वो बड़ी ही होती है। हम जितना बड़े होते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार बच्चों के साथ लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम भी बच्चे थे, एंड हमारी लाइफ में भी उस टाइम पे जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो बहुत बड़ी लगती थी। अभी छोटी लगती हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बट उस टाइम पे नहीं लगती थी। सो हम क्यों भूल जाते हैं जो हम वक्त बिता कर आए हैं। सिमिलरली वो वक्त उसमें वो बच्चा जी रहा है, एंड उस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जिसको हम फेस करके आए हैं। और उस टाइम पे हमें बहुत बड़ा लगता था। आज हम मजाक उड़ाते हैं इस प्रॉब्लम्स का, अरे यार तू तो बच्चा है, इतनी छोटी सी बात पे घबरा गया। एंड उस चीज़ पे हम भी घबराए हैं। लेकिन अब जब हमारा टाइम चला गया है, उनका टाइम आया है, तो हम मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो एन फ्रैंक हैं उनको भी एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए। एंड डोंट यू थिंक कि मतलब अब ऐसा मत सोचना कि एना फ्रैंक को क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार, एट द एज ऑफ 13 मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी एज हो, हर एज में एक इंसान को एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो उसको समझ पाए, जो उसको पढ़ पाए, एंड जो उसके थॉट प्रोसेस को समझ के उसको गाइड करने की कोशिश करे। एंड वो काम सिर्फ और सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड कर पाता है। सो सभी को एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत होती है, एंड एना फ्रैंक को भी है, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। Maybe it's my fault, sorry. We don't seem to be able to. Where was I? Okay. All I think, हाँ, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं चाहूँ भी ना तो मैं नॉर्मली चीज़ें बात कर पाती हूँ। जो मेरे दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं कभी डिस्कस नहीं कर पाती हूँ अपने फ्रेंड से। ओके, भूल जा रही हूँ मैं कहाँ पर थी। I'm with friends having good time. We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. और ऐसा लगता था ना कि हम उतने भी क्लोज नहीं हैं। मैं कोशिश भी करती थी ना क्लोज होने की, या वो कोशिश भी करते थे, तो मैं क्लोज नहीं हो पाती थी। एंड एना फ्रैंक एक्सेप्ट भी करती हैं इस चीज़ को कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, सॉरी, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कंफाइड इन ईच अदर। कंफाइड मतलब कि एक दूसरे पे इतना भरोसा करना कि आप अपने सीक्रेट्स को बताना शुरू कर दो। सो एना फ्रैंक ये भी मानती है कि मे बी इट्स माई प्रॉब्लम। शायद वो अपनी तरफ से कोशिश करते हो मेरा अच्छा फ्रेंड बनने की, मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने की, बट मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो एक बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है। सो इसलिए मैं उनको अपने सीक्रेट्स नहीं बता पाती हूँ। That's just, in any case, that is how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब देखो, this is the reality of my life. I'm an introvert kind of person, मैं shy kind of person हूँ, मैं reserved kind of person हूँ, और ये चीज़ें बदलने वाली नहीं थी। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं डायरी लिखना शुरू कर दूँ। तो एना फ्रैंक ने अपनी लाइफ में ट्राई किया था टू मेक अ दैट काइंड ऑफ फ्रेंड जिससे वो अपने सीक्रेट्स को बता पाएँ, बट इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हर। दो तरह के इंसान होते हैं बेटा, एक होते हैं इंट्रोवर्ट
एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? बहुत कम बातें करते हैं, बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, जल्दी पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते, शादीज़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा अकेलेपन को प्रेफर करते हैं, जल्दी दोस्ती नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एंड एक्सट्रोवर्ट कहते हैं एकदम भारी भरकम वाले फ्रेंड्स, किसी से भी बात कर लेते हैं, उन्हें चिल्ड आउट करना पसंद है, उनको लोगों के बीच में रहना पसंद है, उन्हें पार्टीज पसंद है। तो दो तरह के लोग हैं। अब आप डिसाइड करो कि आप इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हो या एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हो। एना फ्रैंक किस कैटेगरी से बिलोंग करती थी? इंट्रोवर्ट कैटेगरी से। दिस वॉज द रीज़न दैट कि वो फ्रेंड्स नहीं बना पाई, उस तरह के फ्रेंड्स जिसमें वो अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके। दैट वॉज द रीज़न दैट कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. एंड नॉर्मली क्या होता है कि हम डायरी, इवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी डायरी लिखा करती थी, बट एन फ्रैंक की तरह नहीं। मतलब वट एवर कम्स टू माई माइंड, अगर कभी बहुत खुश हो गई तो लिख लिया, कभी बहुत दुखी हुई तो लिख लिया। लेकिन एना फ्रैंक के लिए जो डायरी थी वो उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और अपने इमेजिनेशन में उन्होंने इस फ्रेंड का बहुत टाइम से वेट किया था। मे बी एक ह्यूमन फॉर्म में उनका बेस्ट फ्रेंड ना आया हो, बट डायरी उनके लिए उनकी बेस्ट फ्रेंड ही थी। एंड वो अपनी डायरी में नॉर्मल डेज नहीं ऐसा नहीं था कि बस आज ये हुआ, बस मैंने जॉट डाउन, मतलब कि बस मैंने लिख दिया, जैसे नहीं नॉर्मली लोग लिखते हैं ये डेट है, ऐसा ऐसा हुआ, बस बात ख़त्म। एना फ्रैंक का लिखने का तरीका बहुत ही डिफरेंट था। वो अपनी डायरी को नाम दिया उन्होंने किटी। एंड जब भी वो डायरी में एंट्री किया करती थी, किसी भी टाइम ऑफ पीरियड में, जब वो अपसेट हुआ करती थी या जब वो खुश हुआ करती थी, जो भी इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुए हैं, उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया है? डियरेस्ट किटी। इतनी ब्यूटीफुली वो, जैसे नहीं अपने फ्रेंड को हाय फ्रेंड कैसा है तू, उसके बाद हम जब अपने प्यार को शो करते हैं देन अपने सीक्रेट्स बताना शुरू करते हैं। सो सिमिलर काइंड ऑफ जो पोजीशन था बेस्ट फ्रेंड का, वो किटी का था, उनकी डायरी का था। तो वो ऐसे लिखा करती थी, डियरेस्ट किटी। एंड अपनी सारी बातों को लिख कर लास्ट में वो क्या लिखा करती थी? योर्स एने। मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके लिए वो डायरी थी, बल्कि किटी को अपने लाइफ में उन्होंने एक अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया था। और लास्ट में योर्स एने, मतलब कि तुम्हारी एने। ये एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग थी बिटवीन किटी एंड एन। एट द एज ऑफ 13 इन्होंने एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया था। एंड आप देखोगे किस तरीके से वो डायरी को लिखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब यहाँ पर क्या है कि देखो, मुझे पसंद तो नहीं है कि मैं पूरा गाथा सुनाऊँ कि मैं ऐसी हूँ, मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं या जो भी है, ऐसा मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ किटी से। लेकिन अगर किसी ने गलती से मेरी डायरी पढ़ी, तो अगर मैं आज ही से 12 जून से ही अपनी डायरी को लिखना शुरू करूं, प्लंज इन मतलब कि जिस वक्त का वक्त है उसी तरह से मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो लोग जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये कौन लड़की है, इसने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए चाहती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन, कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन से मेंबर्स हैं, मेरा नाम क्या है। एंड देन अपनी डायरी में लिखना शुरू करूँगी कि मेरे इंसिडेंट्स लाइफ में जो है वो बताना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा मुझे अपना। आप देख रहे हो कि 13 ईयर्स ओल्ड एक लड़की इतनी बड़ी बड़ी सोच रखती है, उस इतने बड़े बड़े लाइंस यूज़ करती है जो आज कोटेशंस के नाम पर हम चिपकाते हैं अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, जो कि हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि एना फ्रैंक ने बोला है। जैसे कि पीपल हैज़ मोर पेशेंस दैन ह्यूमंस, ये एक बहुत ही फेमस कोट है, और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये कोट जो है वो एना फ्रैंक ने बोला था। सो ऐसे बहुत सारे कोटेशंस हैं जो आप चेक कर सकते हो गूगल पे। एंड आपको हैरानी होगी कि एक ये 13, 14, 15 ईयर्स ओल्ड बच्ची ने लिखा है ये सारे कोटेशंस। आपको ऐसा लगेगा किसी मैच्योर पर्सन ने लाइफ को एक्सपीरियंस करके वो सारी चीज़ें लिखी हैं।
सो देखते हैं कि किस तरीके से एना फ्रैंक शुरुआत करती हैं अपनी डायरी में, इंट्रोडक्शन कैसे देती हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मेसी लगा होगा, वैसे आज का वीडियो थोड़ा सा मेरा भी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा क्लियर नहीं था। मैंने पढ़ाना शुरू किया तो दिमाग में ये था कि आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन देना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, बट मीनवाइल मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं नहीं, उतना डीप नहीं जाते हैं, एंड मुझे रोकना पड़ा एंड स्टोरी शुरू करनी पड़ी। तो कहीं भी अगर क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी बेटा, सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी और इजी वे में पढ़ाने के लिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो। सो टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। एंड जस्ट जिस तरह से एना फ्रैंक है, जिस तरीके से एट अ वेरी लिटिल एज जितनी मैच्योरिटी उनके अंदर है, ट्राई टू डेवलप दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी इन यू ऑल्सो। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th, आप एना फ्रैंक से बड़े हो, सो बचपना कभी नहीं जाने दो अपने अंदर से, वो मासूमियत नहीं जाने दो, बट उसके साथ साथ थोड़ी सी मैच्योरनेस, थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर डेवलप करो। एंड ऐसा नहीं है कि आपको दादा दादी और पापा मम्मी जैसे हरकतें करनी है, बिल्कुल भी नहीं, बट जिस तरह की सोच एना फ्रैंक रखती हैं, जितनी डेवलप, जितनी एक्सपीरियंस, जितनी मैच्योर, उस तरह का नहीं, बट कुछ कोशिश करो, उन्हें कॉपी करने का नहीं, बट उनसे इंस्पायर होने का। अपनी आइडेंटिटी लूज़ ना करो, बट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए किसी से इंस्पायर हो एंड वो चीज़ें लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे।